नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉचर। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो चले शुरुआत करते बड़ी खबरों के साथ। जहां खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में कहा कि हर महीने प्रदेश में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लोगों को सीधा लाभ देने का काम हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से कर रही है। आज अन्य लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी करते हुए मुझे खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री का विजन है कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो। इसके तहत 9,76,000 लाभार्थी बहनों के खातों में ये पैसा पहुंचे हैं। साथियों, जैसा अभी बताया भी है कि हर महीने अलग अलग स्कीम्स के अंदर जो प्रदेश में हर बेनिफिशरीज हैं, उन बेनिफिशरीज को सीधा लाभ डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार कर रही है। आज सबसे पहले हमने लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि बहनों को जो ये लाभ पहुंच रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन भी है, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से मजबूत करना, प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार करने में हमारी सरकार वो लगी हुई है। इस योजना के तहत आज 9,76,000 लाभार्थी बहनों के खाते में आज 205 करोड़ रुपए अभी जारी हुआ है। इसे मिलाकर के अब तक 7 किस्त वो जारी की जा चुकी है। 7 किस्तों में बहनों के खाते में 1,415 करोड़ रुपया जमा किया जा चुका है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का एक बड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था और हमारे संकल्प पत्र का ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूंगा, क्योंकि सरकारें घोषणाएं तो कर देती हैं, घोषणा करके जब सत्ता में आ जाते थे तो ये कहते थे भी 5 साल का हमारे पास मैंडेट है, आराम से इसको लागू करेंगे। लंबा समय लग जाता था और स्थिति ऐसी बन जाती थी कि लोग भूल जाते थे, क्योंकि 5 साल में धीरे धीरे करके लास्ट तक भूल जाते थे और फिर जो योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था। दोबारा फिर नई घोषणा लेकर के आते थे, फिर वो घोषणा करते थे, लोग वोट दे देते थे। इसके उदाहरण है, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल, हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब, बहनों को आर्थिक रूप से उनको सशक्त करने की बातें अपने घोषणा पत्र में उनके द्वारा की गई, मंचों पे भी कही गई। 6 महीने रहेगी इलेक्शन के, 7 महीने, ये तो हम। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर किए गए अपने ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि ये खबर गलत है। उन्होंने कहा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्राम पंचायत चुनाव जीतते हैं तो क्या डोनाल्ड ट्रंप, एमेन्युअल मैक्रो और कीर स्टारमर उन्हें बधाई देंगे। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन भारत में लोकतंत्र के नाम पर क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। एक तो खबर झूठी है या व्हाइट हाउस ने गलत जानकारी के ऊपर बधाई दी है। मुझे लगता है खबर झूठ फैलाई है। ये हमारा फेडरल डेमोक्रेसी का इंटरनल मैटर है। एक कल ग्राम पंचायत चुनाव में मोदी जीतेगा तो प्रेसिडेंट ट्रम्प या मैक्रॉन और ये सब लोग, स्टारमर, ये मोदी को बधाई देंगे। बीजेपी वाले को, आईटी सेल को समझना चाहिए उनको। सबसे पहले अमेरिका एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत भी है। भारत में क्या चल रहा है डेमोक्रेसी के नाम पर, ये पूरे विश्व को पता है, लेकिन मजबूरी भी है। राहुल गांधी जी, उद्धव ठाकरे जी, ममता बनर्जी बार बार इस बारे में अपनी बात रखते आए हैं। इसलिए मैंने सिर्फ
मेरा कर्तव्य है इस देश का नागरिक होने के बावजूद कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को करेक्ट करे। इस देश में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, आसाम में डेमोक्रेसी के नाम पर क्या खेल चल रहा है, ये विश्व को भी पता होना चाहिए। मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरा ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने पढ़ लिया और कुछ उसका ऊपर कम नहीं। मेरा कर्तव्य मैंने किया। देश के लाखों करोड़ों लोगों ने ये करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक राज्य के चुनाव, कोई पार्टी जीत जाती है किसी देश में, तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनके पास कितने काम पड़े हैं। वो हॉर्मुज़ की समुद्र धुनी को खोलना है उनके सामने बड़ा, ईरान और इजराइल का युद्ध में उनको ध्यान देना है। हाँ, बहुत सी बातें हैं। तो वेस्ट बंगाल में मोदी जीत गया, यहाँ वो जीत गया, उसके ऊपर वो बधाई देगा। ये बीजेपी वाले मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं। सर तमिलनाडु के गवर्नर अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे सबसे बड़ी बात तो टीवी के है। एक देखो, टीवी के 108 एमएलए उनकी चुनकर आए हैं। संविधान ये कहता है कि सबसे बड़ी पार्टी को सबसे पहले बुलाया जाता है और बहुमत सिद्ध करने का जो फ्लोर है वो विधानसभा है। महाराष्ट्र में कोश्यारी ने क्या बहुमत देखा था? जब सुबह का शपथ लिया था 5 बजे, उसके बाद जब उद्धव जी ने जब इस्तीफा दिया तो कहाँ बहुमत देखा था उसने? तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट बैठे हैं राजभवन में, नाम तो लोक भवन किया है ना, नाम का लोक भवन है, लेकिन लोक भवन में लोगों की भावनाओं की, मतों की हत्या होती है। 108 वाले पार्टी को सबसे पहले बुलाना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन तो मैंने कहा, कल मैंने ट्वीट किया था, कल बीजेपी का वहाँ एक सदस्य चुनकर आया है, उनको बुलाइए और उनको 5 साल का समय दीजिए बहुमत सिद्ध करने के लिए और 108 लोगों को बहुमत जुटाने के लिए। एक है बीजेपी का तमिलनाडु में एक सदस्य चुनकर आया है, फिर राज्यपाल ने उनको बुलाया, चलो आप आइए, और उनको 5 साल का समय दीजिए बहुमत सिद्ध करने के लिए। 5 साल बीजेपी यही कर सकते है, ये कर भी सकती है बीजेपी। चलिए, ममता बनर्जी को भी असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गवर्नर ने पश्चिम बंगाल। देखो, अब उसका ऊपर क्या बात करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब ममता जी लड़ाई करेंगी, ममता जी की लड़ाई में हम सब लोग शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे साहब ने भी उनसे बात की है। पूरे देश में लोकशाही, लोकतंत्र बचाने के लिए जंग जारी रहेगा और हम सब लोग उनमें शामिल होंगे। अखिलेश यादव भी गए थे, सब लोग जाएंगे। लॉ ऑर्डर का सवाल उठा है, किस तरह से कोई लॉ ऑर्डर का सवाल नहीं है। जब बीजेपी जहाँ जहाँ जाती है, सरकार बनाते है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर खुद खराब कर देती है। बोला खबर पटना से, जहां बिहार के मंत्री मदन सहनी ने विकास भवन में मद निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा, मुझे तीसरी बार मंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली, इस बार एक अलग जिम्मेदारी मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में नशा मुक्ति का प्रयास 10 साल से किया जा रहा है। बाहर से आने वाली शराब कैसे रुके, इस पर हमारा ध्यान होगा। आए हैं और विभाग में इस विभाग में आज पहला दिन भी है और अभी हम लोग आए हैं और विभाग के सचिव और अन्य पदाधिकारी के साथ अभी हम लोग चर्चा किए हैं और कुछ जो जिज्ञासा कहिए, विभाग तो पुराना है और माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, हम लोग के नेता का आपने सही कहा कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं और स्वाभाविक भी है। समाज में अगर हम चाहते हैं कि बदलाव आवे और खास करके जो परिवार के अंदर महिलाओं के साथ शांति कायम रहे, तो उसके लिए ये आवश्यक भी था और महिलाओं का विशेष रूप से इस पर जोर भी रहा है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लागू किया। अब इसको हम लोग अच्छे तरह से लागू करें और बेहतर ढंग से हम लोग इसको लागू करें, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और आज बहुत कोई बड़ा बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि इसको हम बेहतर ढंग से, जो काम मिला है, जो जिम्मेवारी मिला है,
उसको बेहतर ढंग से हम लोग ज़मीनी स्तर पर उतारे, क्योंकि काम कठिन है। ये सब लोग, आप सभी लोग इससे अवगत होंगे कि ये इतना आसान काम नहीं है, हाँ, लेकिन कठिन काम है। तो हमको भी लगता है कि हम इसको स्वीकार करें। और अभी तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, हम लोग के आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने, ये तीसरी बार हमको जो 3 विभाग का जिम्मेवारी मिला है, वो सभी उसी तरह का विभाग हो। पहली बार हमको खाद्य आपूर्ति विभाग का जब हम लोग को जिम्मेवारी मिला था, तो उसमें भी बहुत तरह का लीकेज था। आज उसमें हम लोग कह सकते हैं कि उसमें उस तरह का कोई लीकेज नहीं है। समाज कल्याण विभाग में भी हम लोगों ने बहुत तरह का सुधार का काम किए हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पेंशन की राशि बढ़ाई, बुनियाद केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, तो वहाँ भी सुधार हुआ है। अब ये जिम्मेवारी मिला है, ये दोनों विभाग से थोड़ा सा अलग हट करके है और बड़ा जिम्मेवारी है। समाज से अंदर से बुराई को मिटाना और नशा मुक्त करना। लगातार 10 साल से प्रयासरत रहे हैं। पूर्व में जितने भी हमारे माननीय मंत्री हों, विभाग के सचिव हों, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देशन में लगातार यहाँ लोग प्रयास करते रहे हैं और बहुत हद तक सफलता भी मिली है। और इस सफलता को और कितना हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, ये अभी हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे। खास करके जो बाहर से लीकर आते हैं, वो कैसे रुके, उस पर हमारा पूरा फोकस होगा। केरल कांग्रेस में नेतृत्व की जंग अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। ऑब्जर्वर अजय माकन ने केरल के विधायकों के साथ 1-to-1 बातचीत के बाद अपनी विस्तारित रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी। माकन के अनुसार केरल विधायक दल ने सर्वसम्मति से एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें नेता चुनने का पूरा अधिकार कांग्रेस नेतृत्व हाईकमान को दिया गया है। माकन ने बताया कि विधायकों ने केवल नाम ही नहीं सुझाया, बल्कि भविष्य की रणनीति पर भी खुलकर बात की, जिसे रिपोर्ट में शामिल किया गया। अब अंतिम फैसला दिल्ली से होना है। Results were announced on 5th. Immediately after that, both of us were instructed to go along with our General Secretary in charge, Deepa Das Munkhi. We went on 6th to Kerala, and on 7th we had the meeting of the legislative body. And today we have come back and we have submitted our report leadership to the Congress president. And I think nothing could have happened in a quicker manner. So whatever days, whatever hours we had, we have fully utilized that, and we have submitted our report to the Congress president. रेजोल्यूशन भी पास करवा के दिया गया। Resolution has been passed. One-line resolution has been passed by the entire CLP unanimously, authorizing the Congress leadership to select the CLP leader, and that resolution, copy of that resolution also has been handed. After that, we had held 1-to-1 discussions with individual MLAs, and whatever they have said, we noted it down. It is not only the names, many people had many things to say. We have noted it down and we have submitted it to the High Court. Sir, when we can expect the declaration? Sir, when we can expect the declaration? As far as as I said, we haven't wasted even a single minute after 4. So be rest assured, we are as eager to finish it off as soon as possible. Sir, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने एनसीआरबी 2024 की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार की महिला सुरक्षा के दावों पर कड़ा प्रहार किया। लांबा ने दावा किया कि पिछले 11 वर्षों में देश भर में महिलाओं के खिलाफ 42,85,888 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जो सरकार की विफलता को दर्शाते। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और पीड़ित महिलाएं वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा करें। लांबा के अनुसार ये डेटा केवल आंकड़े नहीं, बल्कि उन लाखों बेटियों की चीख है जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है। 70 मिनट में एक बच्ची, एक महिला देश में बलात्कार का शिकार हो रही है। ये इनका मॉडल है, ये भाजपा का मॉडल है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है, पूरे देश में 66,000 महिलाओं ने अपनी शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की हैं और सरकार ये नहीं बता रही है कि मामले तो दर्ज हुए, अपराध हुआ, लेकिन न्याय कितनों को मिला, कितनों को फांसी और सजाएं मिली। हम सरकार से कहेंगे कि इस आंकड़ों के साथ हमें वो भी जानकारी दीजिए जहां पर सरकार कहे कितने लाख मामलों में इतनी बेटियों को न्याय मिल गया और इतने अपराधियों को हमने खास तौर से पोक्सो के तहत नाबालिग बच्चियों के अपराधियों को फांसी के तख्तों पर चढ़ा दिया है। एक भी मामला आज देश में सुनने और देखने को नहीं है जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकारें खोखले नारे बेटी बचाओ के दे रही है और वहां पर न्याय मिल रहा हो। दूसरा राज्य भी भाजपा का राज्य है, महाराष्ट्र। भाजपा की डबल इंजन की सरकार देश में महाराष्ट्र महिलाओं के अपराध के मामले में दूसरे नंबर पे खड़ा है। 47,000 लगभग 48,000 महिलाओं ने, बेटियों ने यहां पर भी अपनी शिकायतें दर्ज की हुई हैं, कोई न्याय नहीं। तीसरा, फिर से भाजपा शासित राजस्थान भाजपा डबल इंजन की सरकार में 36,000 बहन बेटियों के साथ जो है दुष्कर्म बलात्कार हुए और मामले दर्ज है, कोई सुनवाई नहीं, कोई न्याय नहीं। पश्चिम बंगाल जहां पर अभी टीएमसी की सरकार थी, भाजपा वहां पर महिला सुरक्षा का मॉडल लेकर गई, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मॉडल पहुंच पाए होते तो मुझे बिल्कुल भरोसा है कि भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में कभी नहीं बनती। लेकिन खेल कुछ और हो गया, इसलिए यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान नंबर 3 भाजपा शासित डबल इंजन की सरकार में महिलाओं की जो हालत है, उसके बाद बंगाल में उनका आना बेहद चिंता पैदा करता है, जो मुझे लगता है कि वहां की महिलाओं के लिए एक नई और एक बड़ी चुनौती खड़े करने वाला है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार 32,000 महिला बेटियों ने वहां मामले दर्ज कराए हैं। बिहार में इनकी सरकार 27,000 महिलाओं ने, हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन की सरकार में लगभग 14,000 महिलाओं ने, बेटियों ने, और भारत की राजधानी दिल्ली अछूती नहीं रही। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, पुलिस, कानून व्यवस्था, बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा आपके अधीन है और भारत की राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। अगर हम टॉप के राज्य लेते हैं, उन टॉप राज्यों में भारत की राजधानी दिल्ली भी अपराध के मामलों में जो है वो पहले, दूसरे, तीसरे पायदान में राज्यों के साथ खड़ी हुई है। ये टॉप 5 राज्यों का नेशनल क्राइम ब्यूरो ने आंकड़ा दिया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे खड़ा है। न्याय मांग रही है 66,000 महिलाएं। प्रत्येक दिन दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। इन सभी अपराधों में महिलाओं के प्रति जो अपराध है, आप देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा अगर महिलाओं को देखा जाए तो दलित और आदिवासी महिलाएं सबसे ज्यादा यौन उत्पीड़न, शोषण, अन्याय, अत्याचार, दुष्कर्म की शिकार हुई हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में प्रत्येक दिन, हर रोज 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। छेड़खानी नहीं, गाली गलौज नहीं, बलात्कार हो रहा है हर रोज 10। ये इस पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री, देश की आधी आबादी आपसे जवाब मांग रही है कि ये कब थमेगा। हर रोज 10 दलित नाबालिग बच्चियों और महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।